दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केरल में अंततोगत्वा कल सरकार बन गई। वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 4 मई को चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि उसके विधायकों की संख्या कम से कम 2 अंकों में पहुंचेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 विधायक चुनाव जीतकर केरल विधानसभा में पहुंच सके। हाँ, यह बात सत्य है कि यह 3 का आंकड़ा भी पहली बार हुआ है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी केवल 1 विधायक 2016 में चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे केरल में, वो राजगोपाल। इसके अलावे आज आजादी के बाद, चाहे वो भारतीय जनसंघ रही हो, चाहे 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी रही हो, केरल में भारतीय जनता पार्टी 2016 के अलावे खाता भी नहीं खोल सकी थी। तो 3 सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि यह बीजेपी की उपलब्धि नहीं है। दोस्तों, 2016 में पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के मात्र 3 विधायक ही चुनाव जीते थे। उसमें एक थे दिलीप घोष, जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। वैसे ही जैसे आज केरल में प्रदेश अध्यक्ष है राजीव चंद्रशेखर, जो कि नेमोम विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। 3 विधायकों में एक नाम, ये जो त्रिमूर्ति, जिस त्रिमूर्ति के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी ने 2031 चुनाव के लिए रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है, उस त्रिमूर्ति के पहले मूर्ति है राजीव चंद्रशेखर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीन है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी होने का दावा बीजेपी करती है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो 24/7 जनता के बीच होती है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के 3 ही विधायक हैं। ये 3 कब 30 में बदलेंगे और कब, क्योंकि केरल में 130 तो है नहीं, केरल में सरकार बनाने के लिए 64 ही चाहिए, तो कब ये कौन सा करामत करेगी कहना मुश्किल है। दोस्तों, कई राज्य इसके उदाहरण हैं। केवल पश्चिम बंगाल की कहानी अगर मैं बताऊं कि 3 से 77 और 77 से 206, तो ये अन्याय होगा। हरियाणा में क्या था बीजेपी का 2014 से पहले? असम में क्या था भारतीय जनता पार्टी का 2016 से पहले? त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का क्या था 2016 से पहले? याद कर लीजिए दोस्तों। तो इसीलिए ये 3 होना, और 3 में आप याद रखिए दोस्तों, 3 बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, पक्के पकाए चेहरे हैं, बड़े रणनीतिकार हैं राजीव चंद्रशेखर, और साथ में वी मुरलीधरन। दोस्तों, वी मुरलीधरन छात्र जीवन से ही बड़ी राजनीति करते आए हैं। राजीव चंद्रशेखर की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत तो गुजरात से भी होती है दोस्तों, संबंध इनका गुजरात से भी है। केरल में विशेष जिम्मेवारी देकर केरल भेजे गए पार्टी का काम करने के लिए, और पार्टी की ताकत बढ़ाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछली बार खुद लोकसभा चुनाव मात्र 16,000 वोट से हार गए थे तिरुवनंतपुरम से। आज तिरुवनंतपुरम में अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर है तो इसमें राजीव चंद्रशेखर, जो कि नायर समाज से आते हैं, इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, चूंकि सामाजिक संतुलन भी एक बहुत बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी का आधार सामाजिक संतुलन पर ही निर्भर करता है। चूंकि कारण क्या है कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो मुसलमान होकर वोट करते हैं, मुसलमान बनकर वोट करते हैं। भले ही उनके अंदर 25 तरह की जातिगत विभाजन है, 25 तरह की कुरीतियां हैं उनके अंदर, लेकिन उसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं होती। ईसाइयों के अंदर भी 25 प्रकार के विभाजन है मित्रों, लेकिन हिंदू तो जाति में विभाजित है, तो इसीलिए चर्चा तो जाति की करनी पड़ेगी। तो नायर समाज से आते हैं राजीव चंद्रशेखर, इझावा समाज से आते हैं वी मुरलीधरन, जिस वर्ग से पिनराई विजयन आते हैं दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी की 2031 के लिए रणनीति है दोस्तों,
एक एक भारतीय जनता पार्टी का एक पहला लक्ष्य केरल में पूरा हो चुका है दोस्तों। मैंने बताया था परिणाम आने से पहले ही, आपको याद होगा, जो हमारे दर्शक हैं अस्थायी रूप से देखते हैं पॉलिटिकल आइडिया का वीडियो, उनको याद होगा दोस्तों, मैंने कहा था कि केरल में भारतीय जनता पार्टी का पहला मिशन है कि सीपीएम मुक्त केरल, सत्ता से सीपीएम को बाहर करना, पहला मिशन है बीजेपी का। उसके कई कारण हैं, कई कारण में जो सबसे प्रमुख कारण यह है कि केरल में भारतीय जनता पार्टी वहां हिंदुओं की पार्टी अब तक नहीं बन पाई है। उसका एकमात्र कारण है कि केरल के हिंदू मतदाता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डर से वामपंथी पार्टियों को वोट डालते हैं एकमात्र कारण से, क्योंकि उनको पता है कि जब तक सरकार में वामपंथी दल है तब तक बीजेपी की तुलना में कम्युनिस्ट पार्टियां उनकी ज्यादा बेहतर रक्षा कर सकती हैं। और वैसे भी जमीन पर कैडर वाइज अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अब तक, आज के दिन तक मैं बता रहा हूं, सीपीएम की तुलना में छोटी पार्टी है। कल क्या होगा नहीं कह सकते, छोटी पार्टी है। इसीलिए, और आपने देखा पूरे चुनाव के दौरान विगत 6 महीने से पिनराई विजयन भी हिंदू कार्ड खेल रहे थे। तो हिंदू वोट में विभाजन प्रमुख कारण रहा कि बीजेपी 3 सीट पर अटक गई और पिनराई विजयन भी चुनाव नहीं जीत सके। तो बीजेपी का मिशन, पहला मिशन पूरा हो चुका कि सीपीएम को सत्ता से बाहर करो, कम्युनिस्टों को सत्ता से बाहर करो। क्योंकि कम्युनिस्ट जब तक सत्ता से बाहर नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी वहां के विश्वास नहीं जगा पाएगी हिंदुओं में कि एक सामने से वार कर रहा है, दूसरा पीछे से वार हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियां पीछे से वार करती है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, यूडीएफ, वो सामने से वार कर रही है। तो इससे लड़ने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है दोस्तों, उस रणनीति में सबसे पहला बीजेपी का मिशन है कि हिंदू 55% हिंदुओं को जोड़ा जाए जाति से ऊपर उठकर। जैसे पश्चिम बंगाल के हिंदू लगभग कह सकते हैं आप कि 65% हिंदुओं का हिंदुनाइजेशन हुआ। वो हिंदू के रूप में वोट कर रहे थे, उनके सामने, आंख के सामने होता था उनका मुर्शिदाबाद की घटना, उलबेरिया का घटना, बांग्लादेश की घटना उसके चेहरे के सामने होता था, पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के सामने, असम की घटना। तो असम में 70% से अधिक हिंदुओं का हिंदुनाइजेशन, उत्तर प्रदेश में लगभग 50% से ज्यादा हिंदुओं का हिंदुनाइजेशन हो चुका है। तो केरल में जब तक हिंदुनाइजेशन हिंदुओं का नहीं होगा तब तक बीजेपी का आधार कैसे बनेगा, यह सवाल है। तो इसीलिए बीजेपी कोशिश अब होगी बीजेपी की कि विशेषकर चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे वो नायर हो, सबके बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो ये 3 विधायक हैं, बीबी गोपा कुमार, वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, पूरी रणनीति यही है कि अब हम वामपंथी पार्टियों के सत्ता से बाहर होने के बाद सीधी लड़ाई लड़ने की तैयारी। और सीधी लड़ाई एक तरफ, अब कोई बीच में ऑब्स्टकल नहीं है बीजेपी के सामने। अब कोई ये नहीं कर सकता कि नहीं, सत्ता में सीपीएम है इसीलिए हम सीपीएम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, सीपीएम को वोट देना हमारी मजबूरी है। ये मजबूरी खत्म हो गई, क्योंकि अब बीजेपी का ही एज है, क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में सरकार है, केरल में नहीं है। और दूसरी बात मैं बताऊं दोस्तों, आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द केरल में यह स्थिति होगी दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में सीपीएम भी शामिल होगी, सीपीआई भी शामिल होगी। वैसे ही जैसे आपको याद है पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लगातार 3-4 चुनाव कांग्रेस और सीपीएम लड़ी है या नहीं लड़ी गठबंधन में। इस बार
केवल 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम ने अलग अलग लड़ा। इसलिए लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन करने से मना कर दिया क्योंकि कांग्रेस को डर था कि केरल में इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तो यकीन मानिए आप, संभव है कि अगले विधानसभा चुनाव आते आते सीपीएम मजबूर हो जाएगी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए, जिससे कि बीजेपी को वो रोक सके। क्योंकि अब सत्ता में कौन है? अब दिल्ली की सत्ता बीजेपी के पास है। अब दिल्ली की सत्ता किसके पास है? बीजेपी के पास है। और इतना याद रखिए, केरल में वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, ये कांग्रेस की पसंद नहीं है। कांग्रेस की पसंद नहीं है, ये केसी वेणुगोपाल की पसंद नहीं है, ये रमेश चन्नीतला की पसंद नहीं है, ये राहुल गांधी की मजबूरी है। वीडी सतीशन राहुल गांधी की मजबूरी है। इसको भी एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेगी बीजेपी। एक तरफ त्रिमूर्ति के सहारे, एक तरफ सामाजिक समीकरण साधने का प्रयास, दूसरा तरफ वीडी सतीशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मतभेद जैसी स्थिति पैदा होगी या बीजेपी वैसा करने का प्रयास करेगी। क्योंकि वीडी सतीशन राहुल गांधी की पसंद नहीं है, राहुल गांधी की मजबूरी है। वो पसंद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की। तो ये एक बड़ा बीजेपी के जो रोड मैप है, उस रोड मैप का अंग है। तीसरा बताऊं दोस्तों, बीजेपी इस बार फंस गई। मैं कहूं अगर ईमानदारी से तो फंस गई। क्रिश्चियन वोटर के चक्कर में बीजेपी फंसी। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि कम से कम 18% जो क्रिश्चियन हैं, 18.5%, इसमें से आधे तो निश्चित रूप से आएंगे बीजेपी के साथ। लेकिन बीजेपी की तुलना में इस मामले में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज्यादा तेज निकली। तो बीजेपी ने रणनीति बदला है। बीजेपी जो चर्च के भरोसे थी, जो बिशप के भरोसे थी, जो नेताओं के भरोसे थी, पूरा वो मध्य केरल का इलाका, आप नक्शा निकाल कर देखिए दोस्तों, मैप। मध्य केरल का इलाका जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने पार्टी से भी ईसाई उम्मीदवार बनाए, साथ ही T20 पार्टी से गठबंधन भी किया बीजेपी ने, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला बीजेपी को। उसका एकमात्र कारण था कि चूंकि ईसाई मतदाता जो है वो भी चर्च की गिरफ्त में है। बिशप और पादरी उनका फैसला करते हैं कि वोट किधर जाना चाहिए। वैसे ही जैसे मुसलमानों में होता है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना तकरीर करेगा कि फलानी पार्टी के पक्ष में हमें वोट डालना है। लेकिन खैर, यहां ईसाइयों में उतना फैनेटिज्म नहीं है। ईसाइयों में एक बात अंतर है कि ये सोचते भी हैं, अंधानुकरण नहीं है। तो बीजेपी को पता है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां हिंदू की आबादी 55% है, 18.5% ईसाई है, और जो दर्द हिंदुओं का है 55% का, वही दर्द ईसाइयों का भी है। जिस दर्द से वहां केरल में इस हिंदू समाज पीड़ित है, उसी दर्द से ईसाई भी पीड़ित है, लेकिन ईसाई जुबान से बोल नहीं रहे। छोटी छोटी बातें चुनाव में भड़काने का प्रयास किया, छोटी बातों पर, एफसीआरए के मुद्दे पर। अरे यार, एफसीआरए के मामले में विदेशी फंडिंग कितने एनजीओ को मिलती है भाई? ईसाइयों की जो एनजीओ है उनको कितने लोगों को मिलता है विदेशी फंडिंग, और उसका लाभ कितने लोगों को मिलता है? 50 लोग होंगे पूरे केरल में जो एफसीआरए कानून के तहत आधार पर उनको नुकसान हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि लाखों जो ईसाई आबादी है केरल में, वो आबादी अपना हित भूल जाए, यह बड़ा सवाल है। तो बीजेपी का रोडमैप प्रयास होगा कि बीजेपी वोटर तक पहुंच सके, चर्च के माध्यम, चर्च नहीं,
वोटर तक डायरेक्ट पहुंच सके। तो क्रिश्चियन आउटरीच बढ़ाने का प्रयास बीजेपी कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स ईसाई समाज के, उनके माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेगी समाज के साथ, चर्च के साथ नहीं। इस बार बीजेपी चर्च के भरोसे थी, बिशपों के भरोसे थी, फादरों के भरोसे थी, इसलिए बीजेपी फंसी। बीजेपी ने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और परिणाम भुगत ली। सब लास्ट अंतिम समय में पूरा का पूरा ईसाइयों ने जो है कांग्रेस के पक्ष में, एक तरफा यूडीएफ के पक्ष में वोट डाला। और उसके लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास वी डी सतीशन ने किया, उसका लाभ मिला उनको। तो देखते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। बीजेपी, एक ही अंतर है दोस्तों कि कांग्रेस की सरकार बन गई केरल में, अब कांग्रेस सो जाएगी। यह भी बीजेपी के लिए एक एडवांटेज होता है दोस्तों, अब कांग्रेस सरकार चलाएगी और पार्टी सो जाएगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है विगत 10-12 वर्षों के अंदर, जो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। एक जमाना था जब बीजेपी भी ऐसी ही थी, सत्ता में होने पे जागती थी, सत्ता से बाहर नहीं। बीजेपी उल्टा था दोस्तों, सत्ता में आने पर बीजेपी भी सो जाती थी, पार्टी सो जाती थी, विपक्ष में रहने पर बीजेपी सड़क पे रहा करती थी। लेकिन अब जो बीजेपी है ना, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हर समय सड़क पे होती है, हर समय संघर्ष में होती है। चाहे 3 की ताकत हो या 30 की ताकत हो, या उत्तर प्रदेश की तरह या संसद की तरह 300 की ताकत हो, यह बीजेपी सोती नहीं है। आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।